तो इसमें इतना ज़्यादा भयभीत या भय मतलब फैलाने वाली कोई बात नहीं है। और जैसे कि हम कुछ संगठनों का देखें कि कुछ लोग इसको जैसे धार्मिक रूप में ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो यूसीसी लागू किए हैं वो बहुत विकसित हो गए और जो नहीं लागू किए हैं वो अविकसित देश हैं। इस पे जो मतलब भय फैलाया जा रहा है कि नहीं जो है ये हो जाएगा वो हो जाएगा धर्म के आधार पर, ऐसा नहीं है। इससे ज़्यादा और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इसको लाना चाहिए समाज के विकास के लिए, उन्नति के लिए। समाज को बांध के नहीं रखा जा सकता, गतिशील रहेगा। और जो है शादी की उम्र कम करके ही रखे ताकि दिल्ली मेट्रो या और उस तरह की कोई घटनाएं ना सामने आए। इस समय तो जो सबसे बड़ी कठिनाई है बेरोजगारी, उसको फ्रंट पे लेकर आया जाए। युवा बहुत बेरोजगार हैं। सबसे ज़्यादा समाज में देखिए गरीब तबकों में जन जागरूकता की ज़रूरत होती है कहीं ना कहीं विकास की। और हमें लगता है कि सरकार को जन जागरूकता के तहत सबको भरोसे में ले करके जो है कानून पे एक प्रगतिशील कदम लाना चाहिए। अब हम इस वक्त आ चुके हैं मनफोर्डगंज के शिवाजी पार्क में। बहुत सारी जनता यहाँ पर मौजूद है और इन जनता से हम लोग बात करेंगे यूसीसी के बारे में। आइए देखते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बात करते हैं, इस पर राय लेते हैं इस बारे में। क्या नाम भैया आपका? आशीष सिंह। आशीष जी, यूसीसी के विषय में आपको मालूम ही होगा इस समय सबसे ज़्यादा गंभीर मुद्दा बना हुआ है जी। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? यूसीसी के बारे में थोड़ा सा बताइए जनता को। दरअसल में यूसीसी जो है काफ़ी मतलब एक बहुत ही अच्छा प्रगतिशील कदम है गवर्नमेंट का। और ये जो बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसको गोवा में हालांकि लागू भी है। ये यूसीसी दरअसल में जो आया ये वहाँ 1932 में एक साहबानो नाम की एक मुस्लिम महिला थी जिसकी शादी हुई थी और 1975 में उनको जो है कि उनके हस्बैंड ने घर से निकाल दिया और उन्होंने अपने भरण पोषण गुजारा भत्ता को लेके केस किया था 78 में। और उनके उसमें डिसीजन आया था भरण पोषण का मामला लेकर के, और उसको हालांकि कोर्ट ने क्रिमिनल लॉ के तहत किया था, उस चीज़ को प्रोसीड किया था। और फिर जो है उसमें गुजारा भत्ता की बात कही गई थी और उसी समय उनके हस्बैंड ने तलाक दे दिया था उनको। तो इसी चीज़ को लेकर के था। फिर राजीव गांधी जी ने कुछ पलट दिया था। फिर कोर्ट भी कई बार इसकी मांग कर चुका है कि इसको जो है लाना चाहिए। 22वें विधि आयोग ने भी अभी 14 जुलाई तक सबकी सिफारिशें, सबकी रिपोर्ट, सबके सुझाव मांगे थे संगठनों से। सबको कई बार गवर्नमेंट को कहा जा चुका है कि इस पर लागू किया जाए, लाया जाए समान नागरिक संहिता। चूँकि इंटरकास्ट शादियाँ भी हो रही हैं तो किसके अनुसार हो, लड़की के अनुसार, लड़के के अनुसार कैसे कौन सा कल्ला लागू हो, तो दिक्कत आ रही है। तो काफ़ी बहुत ही अच्छा प्रगतिशील कदम है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ये है कि इसमें हम बताना चाहेंगे कि जो है ये एक सिर्फ नागरिक कानून है, ना कि कोई क्रिमिनल कानून है। इसमें मुख्यतः जो है विशेष तौर पे कुछ भी शामिल हो, लेकिन मुख्यतः है जैसे शादी है, विवाह है, तलाक है, भरण पोषण है, विरासत यानी कि पैतृक संपत्ति पे लड़की का जो अधिकार है, और जो है कि यही चीज़ गोद लेना है, तो यही चीज़ें हैं इसमें मुख्यतः। तो इसमें इतना ज़्यादा भयभीत या भय मतलब फैलाने वाली कोई बात नहीं है। और जैसे कि हम कुछ संगठनों का देखें कि कुछ लोग इसको जैसे धार्मिक रूप में ले रहे हैं, तो वो चीज़ें नहीं है कि इसमें धार्मिक रूप में। हमेशा सभी धर्मों में कहीं भी कोई भी अगर दिक्कत परेशानियां कभी भी आई हैं, हमेशा सुधार होते रहे हैं। चर्च को लेके मार्टिन लूथर किंग जैसे किए थे, यूरोप में पुनर्जागरण आया था तो जो है उसमें किए थे कि एक 95 थीसेज यानी पॉइंटों की लिस्ट सुधार की उन्होंने लगा दिया था चर्च के सामने ही। और बोले थे कि कोई भी पोप है, पादरी है, हमें उसी जैसे पैसा लेके माफ़ करने वाली चीज़ें थी उन पे बहुत ज़्यादा अवैध शादियाँ, अवैध संतानें करते थे और बच्चों से जो है और आम लोगों से पैसा लेकर के उनको अपराधों को माफ़ करते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई जो अब ये लोग हमें उन्हीं अपराधों के लिए माफ़ कर सकते हैं जो कि दंड इन्होंने स्वयं दिए हों। जो ईश्वर दंड दिया उसके लिए पैसे लेके क्यों माफ़ करेंगे? तो कहीं ना कहीं उन्होंने उस ये आंदोलन काफ़ी बड़ा सुधार हुआ, सबका क्राइटेरिया निर्धारित हुआ। तो सुधार हमेशा होते रहे हैं। हिंदू धर्म में पुनर्जागरण आया। बाल गंगाधर तिलक भी बोलते थे कि अगर भगवान अस्पृश्यता को स्वीकार करते हैं तो मैं भगवान को भगवान नहीं मानता। तो कहीं भी हमेशा सुधार होते रहे समाज में, और गवर्नमेंट के द्वारा भी हमेशा सुधार होते हैं। जब कोई बड़ी अड़चन है, कोई दिक्कत आती है तो उसमें जो है संशोधन वाली भी प्रक्रिया होती है, सुधार करके उसको दुरुस्त किया जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं। इससे कोई लोगों को, आम लोगों को भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे भयभीत होंगे तो लोग सड़क बनाने के लिए बोलेंगे कि सबका एक्सीडेंट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएंगे, तो इसका मतलब आप सड़क ही ना बनाइए। ऐसा नहीं है। जो है जब कोई दिक्कत आएगी तो उसके लिए आदमी को भाई फिर से कानून बनेगा, संशोधन होगा उसमें, तो किसी पक्ष को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि मुस्लिम पक्ष की कुछ चिंताओं हम देखे थे कि उनकी शादी को लेकर के कुछ विशेष वर्गों का कहना है इस बारे में, मुस्लिम पक्ष का खास तौर से कहना है कि उनके लिए पहले
धर्म प्रधान है, बाद में संविधान है। नहीं वो ठीक है, लेकिन जो है धर्म प्रधान है, धर्म एक अपनी जगह, संविधान अब चूंकि अब भाई इतने सारे लोग हैं, सब लोग यही मांग करने लगेंगे तो समाज कैसे चलेगा। ठीक है, लेकिन हम जहाँ तक वो है कि देखिए कि जो है सभी धर्मों में मूलभूत अच्छाइयाँ हैं और काफ़ी समानताएँ हैं, तो गवर्नमेंट उन समानताओं और अच्छाइयों के जरिए आगे बढ़ सकती है। भाई ज़्यादा शादी की उम्र ना रखें, ठीक है, पहले भी 12 साल से और जो है 14 से 18 ऐसा नेटिव मैरिज एक्ट, शारदा अधिनियम सब कानून बनते रहे हैं। तो हाँ, मेडिकल रिपोर्टों के तहत भी 14 साल 14 ईयर की एज को बालिग मानने की बात हुई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ाने की उन्हें भाई कुछ लड़कियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं, उनकी शादी की ज़रूरत जल्दी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं इसमें लड़कियों से संबंधित समस्याएं बहुत बड़ी हैं, इस पर डिबेट कर मतलब काफ़ी कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि भाई किसी की शादी की लायक हो गई 15-16 साल में, कोई 30 साल की इतना शारीरिक विकास हो जाता है, तो अब उन्हें करना है तो उनको जो है कि अब बांध के रखें कि 22 साल तक कर ही नहीं सकते, यहाँ पे दिक्कत है। जो लड़कियां जल्दी हो जाती हैं उन्हें छूट देनी चाहिए कि भाई वो समय से शादी कर सकें, तो मिनिमम क्राइटेरिया है चूँकि, तो इसको कम करके ही रखा जाना चाहिए। तो सरकार थोड़ा से सभी मतलब समुदायों को भरोसे में ले करके समझा करके कहीं एज वाली चीज़ पे यहीं पे खास डिस्प्यूट है कम करके देख सकते हैं, 18 से इसको 15-16 भी कर सकते हैं। निम्नम क्राइटेरिया जरूरी नहीं है कि बस शादी के तुरंत बच्चा की, और इस चीज़ की जन जागरूकता फैलाएं कि जो शादियाँ भी कर लें तो तुरंत बच्चे ना करें, बच्चे करते वक्त भाई डॉक्टर की परामर्श लेके जब शारीरिक विकास हो जाए 25-26 के बाद बच्चे करें। लोगों पे इतना, क्योंकि भारत जो है विश्व नेतृत्व करता की भूमिका पे है, विश्व गुरु की राह पर है, तो कहीं ना कहीं समाज में जागरूकता और एक समान कानून, इस तरह का एक प्रगतिशील कदम, और दुनिया को ऐसा एक कोई ना कोई मॉडल तो हमें देना ही होगा, बढ़ना ही होगा। तो काफ़ी अच्छा गोवा में लागू भी है, ऐसा नहीं है। तो इसके आधार इस पर जो मतलब भय फैलाया जा रहा है कि नहीं जो है ये हो जाएगा वो हो जाएगा धर्म के आधार पर, ऐसा नहीं है। और सबके लिए चूँकि कई धर्म हैं, कई विविधता में एकता भारत में देखी जाती है, तो कहीं ना कहीं जैसे इंटरकास्ट शादियाँ हैं, बताए कि मतलब कि भाई लड़की के अनुसार कानून लागू हो, लड़के के अनुसार, तो वहाँ भी दिक्कत आती है, कानूनी अड़चनें आती हैं। तो कोर्ट के जरिए भी, विधि आयोग के जरिए भी हमेशा सिफारिशें की जाती रही हैं। तो इसको लाना चाहिए समाज के विकास के लिए, उन्नति के लिए। समाज को बांध के नहीं रखा जा सकता, गतिशील रहेगा, और जो है शादी की उम्र कम करके ही रखे, ताकि दिल्ली मेट्रो या और उस तरह की कोई घटनाएं ना सामने आए। जैसे कि अभी एक लड़की की आया था कि मतलब चली गई तो बोले इज्जत खतरे में कर गई, उसके जीते जी उसकी 13वीं कर रहे हैं। तो 13वीं करने की ज़रूरत नहीं है, समय से शादी करने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं एज को ज़्यादा बढ़ाएं ना लड़कियों की, क्योंकि लड़कों की अपेक्षा उनका विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। मानते हैं मैगी नूडल्स और जो है गोलगप्पे का ज़माना है, कुछ लड़कियों का विकास 25, 26, 30 पे होता है, लेकिन कुछ लड़कियों का विकास जल्दी हो जाता है और वो बड़ी हो जाती हैं। तो उनकी शादी में कहीं कोई बाधा ना आए। मुस्लिम पक्ष की जो खास दिक्कत है वो यहीं पे है, तो उनका भी कहीं ना कहीं शिद्दत से सोचें, और सभी को जो है ये 3 तलाक पर इसका असर क्या पड़ेगा? 3 तलाक वाला तो अलग कानून था, गवर्नमेंट बना चुकी है, तो वो एक अलग चीज़ है। अब इसमें जो है कि ज़्यादा कुछ है नहीं है, उसमें 3 तलाक को अवैधानिक घोषित कर ही चुकी है तो गवर्नमेंट जो है। तो इसमें कि भाई वो तो पहले ही कानून बन चुका है। आमतौर पे जो मुस्लिम पक्ष की हम देखे थे कि जो दिक्कत है तो वही लड़कियों की एज को लेकर के है। भाई वो नहीं चाहते कि लड़कियाँ शादी से पहले किसी और के साथ अफेयर में जाएँ। तो ये आमतौर पे समाज की जो विद्रूपता है, इधर उधर संपर्क में जाना, अफेयर में जाना, ओयो में जाना, तो ये सारी चीज़ें रुक सकती। मुस्लिमों का जो गरीब तबका है इस पर भी कुछ असर पड़ेगा, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी का कहना था। हाँ पड़ेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा समाज में देखिए गरीब तबकों में जन जागरूकता की ज़रूरत होती है, कहीं ना कहीं विकास की। और हमें लगता है कि सरकार को जन जागरूकता के तहत सबको भरोसे में ले करके जो है कानून पे एक प्रगतिशील कदम लाना चाहिए। सरकार ला तो अच्छी रही है, लेकिन कुछ लोग जो एज बढ़ाने की बात कर रहे हैं 20-22 साल, वो गलत है, उसको हम भी सही नहीं कहते हैं। वो 20-22 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जो लड़कियाँ 15-16 पे तैयार हो जाएंगी शादी के लिए, उनको जो है आप रोक के रखेंगे, ये सही नहीं है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इस पर थोड़ा सा मुस्लिम पक्ष को भी ध्यान देना चाहिए उम्र वाली चीज़। हम नहीं मानते सारी बातें माने सभी धर्मों की, लेकिन जहाँ कोई प्रगतिशील चीज़ है, हम नहीं मानते कि बिल्कुल शरीयत के अनुसार ही कर दें, लेकिन 15 साल अगर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि शरीयत में उम्र 15 साल है। और जैसे कि भाई केशव चंद्र सेन थे, ब्रह्म समाज के बाद सबसे बड़े सुधारक वही थे, उसमें नेतृत्व करता थे। तो उन्होंने पहले 14 साल नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में पास करवाए। 12 साल में ही उनकी लड़की सयान हो गई, शादी लायक हो गई। उस समय परिवेश पर्यावरण कुछ दूसरा था, तो कुछ बिहार के राजा के साथ 12 साल में ही अपनी लड़की की शादी कर दी है। संगठन में पूरा विद्रोह हो गया कि भाई अब 14 साल की 14 लड़कियों की 18 लड़कों की नेटिव मैरिज एक्ट पास करवाए, और फिर अपनी लड़की की शादी 12 साल में ही कर दी है। तो कहीं कोई ऐसा बंधन ना करें, क्योंकि समाज की गतिशीलता में बाधा है। नेताओं को भी फर्जी आधार कार्ड डलवा करके लड़कियों की उम्र बढ़वा करके डलवानी पड़े, तो ऐसा ना हो। उनकी शादी की एज जो है लड़कों कम से कम करवाएं, ताकि समाज जो पहले शादी करना चाहें, जो लड़कियां बड़ी हो जाएं, तो उन पे जो है दिक्कत ना आए। और
ज़रूरी नहीं है कि शादी के तुरंत बाद लोग कहते हैं भाई लड़कियां जैसे बड़ी हो गई शादी के लायक हो गई तुम बच्चे लायक नहीं होती। तो ये जागरूकता का विषय है कि लोग बाग डॉक्टर की सलाह लें शादी के बाद, तब बच्चे करें 25-26 साल में, 5-7 साल में। जैसे दूसरे के साथ अफेयर में रहें, अपना हस्बैंड के साथ रहें, 5-7 साल बाद बच्चे करें। तो इससे विद्रूपता नहीं आएगी, अनैतिकता वाली चीज़ प्रभावी नहीं होगी, समाज अच्छा और प्रगतिशील और अच्छा विकासोन्मुखी हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। आइए और लोगों से भी इस विषय पर जानकारी प्राप्त करते हैं हम लोग। भैया क्या नाम है आपका? सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? आशीष आशीष जी, क्या करते हैं आप? तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं किस चीज़ की? स्टेट पीसीएस की। यूसीसी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जान रहे होंगे यूसीसी का इस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाँ, न्यूज़ में चल रहा है। जी, मतलब कोई विशेष नहीं है, ऐसा नहीं कि जो यूसीसी लागू किए हैं वो बहुत विकसित हो गए और जो नहीं लागू किए हैं वो एकदम अविकसित देश हैं, एलडीसी हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो ठीक है, इससे ज़्यादा और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। इसका सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ सकता है? सकारात्मक ये होगा कि जैसे कुछ धर्म विशेष में कुछ कुरीतियाँ हैं, सब में हैं। मैं किसी धर्म ये नहीं कह रहा कि जैसे हिंदू मुस्लिम ये नहीं, सब में है। तो हो सकता है इससे कुछ दूरी हो जाए, मतलब कम हो जाए। और नकारात्मक ये है कि हो सकता है इसको लेकर हिंसा फैल जाए या कुछ हो जाए, तो ये हो सकता है। हिंसा क्यों फैल सकती है? कुछ विशेष कारण इसका? जैसे कुछ हर संप्रदाय में कुछ अतिवादी लोग हैं, तो वो अपने धर्म विशेष को लेकर के मतलब ये मानते हैं कि देश इससे ज़्यादा, मतलब देश नीचे है, ये ज़्यादा ऊपर है। तो ऐसी सोच की या ऐसी मानसिकता को लेकर के हो सकता है पहले। प्रधानमंत्री मोदी का तो दावा है कि जो मुस्लिम समाज है उस पर भी काफ़ी सुधार होगा, 3 तलाक को लेकर, मुस्लिम समाज के जो गरीब तबके हैं उनको लेकर, हर चीज़ को लेकर, मतलब कुल मिला के सारे धर्मों में सुधार होगा। हम दावा बहुत चीज़ के लिए करते हैं, लेकिन अभी हो नहीं पा रहा है। तो जो चीज़ नहीं हुआ हम ये पहले ही दावा कर दें कि ये ऐसा हो जाएगा, तो केवल अनुमान है। क्या होगा ये हम परिणाम तो नहीं जान रहे। तो इसलिए और मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाए। जैसे इस समय तो जो सबसे बड़ी कठिनाई है बेरोज़गारी, उसको फ्रंट पे लेकर आया जाए। युवा बहुत बेरोज़गार हैं, अटेम्प्ट टू सुसाइड ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो आपको क्या लगता है लागू होना चाहिए कि नहीं लागू होना चाहिए भारत में? भारत में अगर मेरा पर्सनल मानना है तो चल रहा है मैटर। ऐसा नहीं है कि ये लागू हो जाएगा, या और ऐसे बहुत सारे कानून भी लागू हुए तो उससे बहुत अमूलचूल परिवर्तन आ गया, और नहीं लागू होगा तो हम जो है गर्त की तरफ चले जाएंगे। तो एक सामान्य सोच है कि लागू हो या ना लागू हो, लेकिन हाँ जो मूलभूत मुद्दे हैं उस पर ज़्यादा जोर होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका भैया? रौनक पांडे नाम है। क्या करते हैं भैया रौनक जी? पढ़ाई करते हैं, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? एसएससी सीजीएल का। सर, तो ये बताइए भैया, आप इस समय जो गर्म मुद्दा है यूसीसी को लेकर, आप जानते ही होंगे। इसके बारे में हम अभी उसमें बताएंगे, बगल में भैया बताएंगे। आप भाई साहब बताएंगे। जी बताइए। यूसीसी को लेकर आप बताइए कुछ, क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? जी यूसीसी जैसा कि हमारे संविधान में इसका प्रावधान किया गया है पहले से ही, उसमें जो है आर्टिकल 44 के तहत, तो हमको वो लगता है कि इसको जो है अब अप्लाई करने का समय है, क्योंकि भारत विविधताओं से भरा हुआ है, अनेक धर्म जाति के लोग हैं। तो उसको एक कॉमन सिविल कोड के तहत जो है सभी के लिए एक समान कानून बनाने की ज़रूरत जो है वर्तमान समय में है। तो उसको केंद्र सरकार को जो है इस पर विचार करके सभी से सहमतिपूर्ण जो है राय लेकर के एक जो है उसको अप्लाई करने की ज़रूरत है। कई जगहों पर यूसीसी लागू है, आपको मालूम ही होगा। जैसे कि गोवा में। भारत में सबसे ज़्यादा विरोध क्यों हो रहा है इसका? विरोध का कारण जो है अभी अस्पष्टता है कानून के बारे में। लोगों को उसके विषय में जब पूर्ण रूप से पॉइंट टू पॉइंट उसके प्रावधानों के बारे में बताया जाएगा तो उनको संतुष्टि होगी। तो मेन मुद्दा जो है असहमति, मतलब अस्पष्टता है उसको लेकर के, कि उसके विषय में क्या प्रावधान होने हैं क्या नहीं होने हैं, उससे लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। कुछ विशेष वर्ग में, खास तौर से मुस्लिम वर्ग में ये चीज़ है कि इसके लागू होने से हमारे धर्म निष्ठा पर असर पड़ सकता है। जी, ऐसा जो उनके धर्मगुरु हैं
जो उनके मानने वाले लोग हैं उनसे इस पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। उनको इसके बारे में बताने की आवश्यकता है, उस पर उनको संतुष्ट करने की आवश्यकता है कि उनके विचार भी लिए जाएं और जो भी उन पर असमरूप होते हैं उसको जो है समझौता करके समझ करके जो है कॉमन वो निकाल करके रास्ता उसको अप्लाई करने की ज़रूरत है। ऐसा बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश एक कानून, मतलब कुछ थोड़ी बहुत जानकारी है आपको इस विषय में लेकर? यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल संविधान के मतलब राज्य निर्देश का भाग 44 में मतलब आर्टिकल 44 में है जी। और इसमें मतलब समानता का मतलब कहते हैं देश के चाहे कोई भी नागरिक हो, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सबको समान नागरिक संहिता मिलेगी, मतलब सबको मतलब इसके दायरे में आएंगे। जी धन्यवाद धन्यवाद भैया। आइए और लोगों से बात करते हैं इस विषय पर। काफ़ी लोग इधर बैठे हुए हैं, देखते हैं कौन कौन इस विषय पर जानकारी दे सकता है हमें। आइए कुछ लोगों से यहाँ बात कर। सुनील जी, यूसीसी के विषय में कुछ बता सकते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड जानते होंगे आप, इस समय बहुत ज़्यादा मुद्दा है उसका उठा हुआ है। सभी नागरिकों के लिए एक कानून जी, भारत में लागू होना चाहिए कि नहीं लागू होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, आपको पता होगा। विरोध तो करेंगे ही जी। सब बात है कि सब लोग इसके लागू होने से फ़ायदा क्या होगा भारत में? लागू होने से फ़ायदा ये होगा कि सभी नागरिक जो है अपने को एक समान मानेंगे, कोई एक दूसरे से अपने को अलग नहीं समझेगा और बहुत से कानूनी वगैरह अड़चनें दूर होंगी इससे। कुछ विशेष वर्ग हैं इसको लेके बहुत आपत्ति जता रहे हैं, खासतौर से मुस्लिम वर्ग हैं। वो असल में वो पुरानी परंपरा से हटना नहीं चाहते हैं, तो कोई कट्टरपन है उनका अंदर धार्मिक, उसमें अपने आप उसमें बनाए रखना चाहते हैं, तो वो तो मानेंगे ही उसको ना लागू हो। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत। आइए कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? राज सिंह। राज सिंह, क्या करते हैं भैया आप? स्टडी करते हैं। स्टडी करते हैं किस चीज़ की? यूपीएससी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आप जानते होंगे? जी, सामान्य नागरिकता कानून। क्या है ये एक्चुअली? यहाँ पे ऐसा है कि जो राइट्स हैं वो सबको बराबर दिया जाए, जैसे कि वुमेन्स को कहीं भी जाने की दिक्कतें होती हैं तो सबको समान नागरिकता है तो सबको छूट दिया जाना चाहिए। बस यही थोड़ा बहुत जानते हैं, ज़्यादा सभी धर्मों का ये लागू होगा ना? हाँ, सब पे। जी। कुछ लोगों का विरोध भी है इस पर? हाँ, कुछ अदर कम्युनिटी माइनॉरिटी हैं जो विरोध कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर समान नागरिकता है तो सबके साथ जो होता है, जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में है कि वुमेंस को जैसे मेंस 2 शादी नहीं कर सकते, अदर यानी कम्युनिटी है तो वहाँ पे शादी हो रही है, कई शादी हो रही हैं, तो इस सब में विचार होना चाहिए। जी जी। तो इसके लागू होने से फ़ायदा ही फ़ायदा है या कहीं कुछ नुकसान भी है? जैसे कि हमारा हिंदू पक्ष तो सेक्रीफाइस कर चुका है कई जगहों पे, अदर कम्युनिटी नहीं की है, तो उसको अगर दिक्कत हो रही है, बाकी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जैसे कि यूरोप के कई देश हैं जहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी में ऐसा है, समान नागरिकता दिया गया है, यूरोप के कई कंट्रीज, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं हमें आगे जाके इसमें काम करना पड़ेगा। अगर हम पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमको ये करना पड़ेगा। तो अभी हो जाए तो सही है, नहीं तो बाकी तो ये जस्टिस का मैटर है, इसमें ज़्यादा हम तो कह नहीं सकते। तो आपके हिसाब से लागू होना चाहिए कि नहीं लागू होना चाहिए? श्योर होना चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए और लोगों से विषय में हम बात करते हैं इस विषय के लोग। क्या नाम भैया आपका? आदर्श कुमार सिंह। आदर्श जी, क्या करते हैं? सर मैं एसएससी की तैयारी करता हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानते हैं? हाँ सर। क्या है? सर समान संहिता कानून है जिसके तहत हर एक कम्युनिटी के लिए सेम नियम होना चाहिए, चाहे वो जिस भी धर्म के हो। जैसे मुस्लिम धर्म में 3 तलाक है, अपने मुंह से कह दिया तो तलाक हो जाता है, चाहे आप 4 शादियां कर सकते हैं। तो इसमें सर महिलाओं पे तो एक तरीके से अत्याचार ही है, तो एक नियम बनाया जाए जिसके तहत सब पे वो समान रूप से लागू हो, जैसे कि जी किसी के साथ में अन्याय ना हो पाए उसका। जैसे मान लीजिए आपका कोई स्पेशल धर्म का कुछ नियम है, उसमें आपको उसके लिए आपको वो करना पड़ेगा, तो एक बने जिससे सब पालन करे और किसी पर अत्याचार ना हो पाए।
जैसे आपने कहा कि मुस्लिम वर्ग भी जैसे 3 तलाक है, इस पर भी असर पड़ेगा, इसका फ़ायदा महिलाओं को मिलेगा, लेकिन कुछ मुस्लिम वर्ग के ही लोगों का कहना है कि ये जो 3 तलाक हो रहा है ये कोई ऐसा चीज़ें नहीं है, ये एक स्वतंत्रता है कि अगर आप रहना चाहें तो रहिए, साथ में नहीं रहना चाहें मत रहिए, लेकिन इस पर क्यों सरकार या संविधान दबाव बना रही है? सर इस पे मेरा पक्ष मानना ये नहीं है। मेरा ये मानना है कि सबको मतलब सर सही से रहने का अधिकार होना चाहिए। महिलाओं को बहुत ज़्यादा दबा के भी नहीं रखना चाहिए, और ऐसा नहीं है सर कि आप तुरंत एक बार 3 तलाक बोले और सब तलाक हो जाता है। बात ये 1930 में जवाहरलाल नेहरू का भी मत था इसमें समर्थन में, चाहे BR अम्बेडकर ने भी इसको समर्थन दिया था जब संविधान सभा गठित नहीं हुई थी, उससे पहले भी इसके बारे में बात कही गई थी। तो मेरा तो मानना ये है, मेरा अपना जो व्यक्तिगत मानना है कि ये जो सिविल कोड आ रहा है इसे लागू करना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 44 में पहले से इसको दिया भी गया है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत इसको बोला भी गया है कि जब भी कोई योजना चाहे कुछ चीज़ बनाई जाए तो इसे लागू करना अनिवार्य रूप से है। तो वर्तमान सरकार मुझे लगता है अगर ये चीज़ लागू करेगी तो इसका मतलब बेहतर इफेक्ट होगा समाज के ऊपर, चाहे किसी भी वर्ग के ऊपर। मेरा मानना ये अपना है। बाकी धार्मिक तरफ से धार्मिक रूप से मैं जोड़ के इसको देख नहीं रहा हूँ। सभी के लिए एक तरीके से ये ठीक ही रहेगा, फिर चाहे वो मुस्लिम वर्ग हो चाहे हिंदू वर्ग हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम वर्ग से ही चीज़ें हैं, कई सारे धर्म की चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं इससे। तो मुस्लिम वर्ग सबसे ज़्यादा विरोध क्यों कर रहे हैं इसका? सर इसका तो मोटा मोटी कुछ बहुत मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है उनका जो अपना एक संविधान जो अपना वो बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे जो उनका मुस्लिम लॉ जो भी है, उनका एक्ट है, तो उसके तहत इन लोगों में कुछ छूट दी गई है और वो छूट इसके तहत ख़त्म हो जाएगी। तो शायद उन लोगों को लग रहा होगा कि उनका हनन हो रहा है, उनके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, उनका मानना ऐसा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जब सभी के ऊपर से ये समान रूप से लागू होगा सभी वर्ग के ऊपर, तो किसी का ऐसे मौलिक अधिकार का हनन नहीं होगा। बाकी उनका विरोध जहाँ तक है, मुझे लग रहा है वो अपने मुस्लिम जो भी उनका लॉ है, मुस्लिम लॉ जो भी मुस्लिम बोर्ड है उनके, और जो बाहरी कंट्री उनको सपोर्ट करती हैं मुस्लिम लॉ को, उसकी वजह से उन्हें दिक्कत हो रही है, इसलिए वो विरोध में आ रहे हैं। बाकी जो भी जो शिक्षित वर्ग के मुसलमान हैं उनका विरोध आप नहीं देखेंगे, जहाँ तक मैं अभी तक न्यूज़ वगैरह देख रहा हूँ उसके हिसाब से। कुल मिलाकर भारत में लागू होना चाहिए? हाँ सर, मैं तो 100% इसके सहमत इससे सहमत हूँ। मेरा मानना तो यही है, बाकी अब सबका अपना व्यक्तिगत मामला होता है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। थैंक यू सर। आप कुछ कहना चाहेंगे भैया इस विषय पर? कुछ प्रकाश डालिए। अरे भाई लोग बता ही दिए। क्या करते हैं आप? मैं थिएटर करता हूँ। थिएटर करते हैं, जानकारी तो होगी कुछ ना कुछ अभी? हाँ, कुछ ना कुछ जानकारी है। ज़्यादा गर्म मुद्दा है और मैं चाहता हूँ कि एकदम लागू होना चाहिए UCC जो है। हाँ, क्योंकि संविधान जो है वो किसी भी एक जाति को लेकर नहीं बनाई गई है। अगर मुस्लिम पक्ष ये सोचता है, कोई भी जाति अगर धर्म के पक्ष के लोग अगर ये सोचते हैं कि इससे हम लोग के ये जो मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, चाहे कोई दिक्कत हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। संविधान हमारा जो भी लोग बनाए हैं उसमें सारे जाति के लोग थे और सबको मद्देनजर रखते हुए ये चीज़ बनाया गया है, सब धर्म के को लेके। तो इसके लिए सबके लिए बहुत अच्छा है। जब ये लागू होगा तब इसका बेनिफिट पता चलेगा सबको। तो आपके हिसाब से लागू होना चाहिए? बिल्कुल 110। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से आज हम लोगों ने कई लोगों के पास जाके, जनता के पास जाके हम लोगों ने इस बारे में जानकारी प्राप्त की कि UCC लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कई सारे विद्यार्थी भी थे जो तैयारी कर रहे हैं, हमारी नई पीढ़ी के लोग, जिनकी सोच है कि ज़्यादातर लोगों की सोच है कि UCC लागू होना चाहिए, लेकिन सभी धर्मों को ज्ञान में रखकर, मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए होना चाहिए, किसी का कोई नुकसान ना हो, सारी चीज़ें फ़ायदेमंद हो सभी के लिए और सभी के लिए बेस्ट हो, लेकिन लागू हो। ज़्यादातर लोगों का यही मानना है। कैमरामैन मृत्युंजय सिंह के साथ मैं दीपक श्रीवास्तव, नारद TV प्रयागराज।